प्यारे बच्चों, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 10 वृत्त यानी कि सर्कल्स की सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, सभी थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 10 की सभी प्रमेय, सभी थ्योरम्स के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 में कहा गया है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो हम इस प्रमेय को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है एक वृत्त जिसकी मान लेते हैं दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक है, और हमें दिया गया है कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो ए बी और सी डी की लंबाई आपस में बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो जीवा ए बी को केंद्र ओ से जोड़ दिया हमने, ए ओ और बी ओ को। उसी तरह जीवा सी डी को केंद्र से जोड़ दिया, सी ओ और डी ओ को। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा कोण सी ओ डी के। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी, ये दोनों त्रिभुज जो है हमारे एओबी और सीओडी, इन दोनों त्रिभुजों में एओ बराबर सीओ, ए और सीओ आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं हैं, तो हमने एस लिख दिया साइड। उसी प्रकार ओबी बराबर ओडी, ओबी और ओडी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये भी भुजा है, तो हमने इसके लिए एस लिख दिया साइड। और बी ए बराबर डी सी। ठीक है, ए बी बराबर सी डी हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं और सी डी को डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, एक ही भुजाएं हैं। ठीक है, और ये हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, ये भी भुजा है, तो हम इसके लिए लिख देंगे एस साइड। ठीक है, अब एस 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 नियम से। ठीक है, अब एस 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 नियम जब भी लगता है तो क्रम क्या रखते हैं, हम सभी भुजाओं का पहला अक्षर ले लेते हैं। तो बाईं तरफ देखेंगे तो आ जाएगा हमारा ए ओ बी, और दाईं तरफ देखेंगे तो हमारा आ जाएगा सीओडी। तो हम कह सकते हैं एसएसएस नियम से त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हमें पता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर संगत जो कोण है वो भी बराबर होंगे। तो एओबी, तो कोण एओबी क्रम वही रहा। ठीक है, बराबर कोण सीओडी होगा। ठीक है, किस नियम से? सीपीसीटी के नियम से। सीपीसीटी को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण एओबी बराबर कोण सीओडी आ गया, कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, और यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, हमारी प्रमेय सिद्ध हुई। प्रमेय 10.2 प्रमेय 10.2 कहती है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमें दिया गया है, मान लेते हैं कि ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। ठीक है, इन दोनों जीवाओं को केंद्र से मिला देते हैं। ठीक है, ए बी और सी डी को केंद्र से मिला दिया, तो हमें प्रमेय में दिया गया है कि इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि एओबी ये वाला कोण और सीओडी ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं। तो इस प्रमेय के हिसाब से जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? कि वे जीवाएं बराबर होंगी, मतलब कि दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी होगा, ए बी और सी डी की लंबाई आपस में बराबर होगी। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। उपपत्ति प्रमेय को हल करते हैं। त्रिभुज एओबी लाल वाला त्रिभुज और त्रिभुज सीओडी नीले वाले त्रिभुज में एओ बराबर सीओ, एओ और सीओ आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। भुजाएं हैं ये, तो एस लिख दिया साइड। कोण एओबी बराबर कोण सीओडी, एओबी कोण और सीओडी कोण आपस में बराबर है। ये हमें प्रमेय में दिया गया है कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। ठीक है, ये कोण है तो ए लिख दिया एंगल के लिए। फिर ओबी बराबर ओडी, ओबी और ओडी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये भुजा है तो एस लिख दिया साइड। अब ऐसे एस नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनका
क्रम क्या होगा सर्वांग समता का, ठीक है, पहली भुजा का पहला अक्षर, फिर कोण का बीच का अक्षर और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर। उसी तरह दाईं तरफ भी पहली भुजा का पहला अक्षर, कोण का बीच का अक्षर और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर, ठीक है। तो क्या क्रम बन जाएगा, कोण त्रिभुज एओबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीओडी के, किस नियम के द्वारा, एसएएस नियम के द्वारा, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। अब देखिए ए बी पहला और आखिरी अक्षर लेते हैं, ठीक है। तो बाईं तरफ एओबी में से पहला और आखिरी लिया तो क्या मिला हमें ए बी, तो दाईं तरफ भी वही लेना पड़ेगा पहला और आखिरी, पहला और आखिरी लिया तो हमें मिला सी डी, तो ए बी बराबर सी डी हो गया हमारा, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से। सीपीसीटी का नियम मतलब कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ए बी बराबर सी डी हो गया। और ए बी और सी डी क्या है, इस वृत्त की जीवाएं हैं दो, तो ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हो गई, और हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था कि ए बी बराबर सी डी होगा, तो हम कह देंगे इति सिद्धम, प्रमेय सिद्ध हुई। प्रमेय 10.3, प्रमेय 10.3 कहती है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेंगे जो भी दिया गया है प्रमेय में, हमें दिया गया है ए बी एक जीवा है, ठीक है, ए बी एक जीवा है। अब केंद्र ओ से जीवा ए बी पर हमने ओ एम लंब डाला, ठीक है, ओ एम लंब डाला ए बी पर, जीवा ए बी पर, ठीक है। तो ओ एम हमने लंब डाला है जीवा ए बी पर, तो हमें इस प्रमेय में क्या सिद्ध करना है कि ये जो ओ एम लंब है जीवा ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा, मतलब कि एम ए बराबर एम बी होगा, एम ए और एम बी आपस में बराबर होंगे, ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। इस प्रमेय को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो पहले हम वो रचना कर लेते हैं। केंद्र ओ को बिंदु ए से जोड़ें, तो केंद्र ओ को बिंदु ए से जोड़ दिया हमने, और केंद्र ओ को बिंदु बी से जोड़ लें, तो केंद्र ओ को बिंदु बी से जोड़ दिया हमने। उपपत्ति, आइए अब इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। त्रिभुज एमओए और त्रिभुज एमओबी में, ठीक है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, त्रिभुज एमओए और त्रिभुज एमओबी में कोण ओएमए बराबर कोण ओएमबी, ओएमए और ओएमबी कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ओएम जो है एबी पर लंब है, तो दोनों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं राइट एंगल, तो हमने आर लिख लिया। अब यहां से ही हमें समझ आ रहा है कि ये जो प्रमेय है इसमें हम आरएचएस नियम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ओ ए बराबर ओबी, ओ ए और ओबी आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज एमओए और एमओबी में जो समकोण त्रिभुज है हमारा ओ एम ए और ओ एम बी, उसका कर्ण है, और कर्ण को अंग्रेजी में हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस के लिए हमने लिख लिया एच। अब एमओ बराबर एमओ होगा, एमओ क्योंकि ये क्या है, एमओ और एमओ एक ही चीज है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। और ये भुजा है तो हमने लिख लिया एस साइड। तो आरएचएस नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होंगे। अब हम इनका क्रम पहचानते हैं कि क्या क्रम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो राइट एंगल जो समकोण है उसको लिखेंगे, तो दोनों में एम है, तो सबसे पहले तो एम आ जाएगा, ठीक है, एम दोनों तरफ एम आ जाएगा हमारा, ठीक है, बीच में तो सर्वांग सम आएगा, ठीक है। फिर हम कर्ण को लिखते हैं, लेकिन कर्ण को हम जैसे कि इस त्रिभुज में कर्ण को हम ओ ए भी लिख सकते हैं, एओ भी लिख सकते हैं, उसी तरह दाईं तरफ वाले त्रिभुज में हम कर्ण को ओ बी भी लिख सकते हैं, बीओ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम कर्ण को, उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जो भुजा कर्ण के अलावा जो भुजा है जो बराबर है उस भुजा का क्रम हम ऐसा रखते हैं कि वो कर्ण पे जाके खत्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण ओ और ए या बी ये हो रहा है कर्ण, ठीक है, तो वो कर्ण पे खत्म हो रही है, मतलब कि वो ओ पे खत्म हो रही है दोनों, ठीक है। तो कर्ण का क्रम फिर ओ से शुरू हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ओ ए, और दाईं तरफ हो जाएगा ओ बी, तो हम लिखेंगे एम ओ ए सर्वांग सम होगा त्रिभुज एम ओ बी के, ठीक है। एम ओ ए सर्वांग सम होगा त्रिभुज एम ओ बी के, किस नियम से, आरएचएस के नियम से, ठीक है। अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे सीपीसीटी नियम से, ठीक है। तो बाईं तरफ वाले त्रिभुज में पहला और आखिरी अक्षर लिया हमने तो आ गया एम ए,
दाईं तरफ भी वही करना पड़ेगा, फिर हमें पहला और आखिरी अक्षर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एम बी। ठीक है, तो एम ए बराबर एम बी हो गया। एम ए और एम बी आपस में बराबर होंगे, और यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर एम ए बराबर एम बी होगा तो इसका मतलब वृत्त से डाला गया जो लंब है ओ एम, वो जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना था, हम लिख देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 10.4। प्रमेय 10.4 जो है प्रमेय 10.3 का विलोम है। तो प्रमेय 10.4 क्या कहती है? एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया पहले से समझ लेते हैं। ए भी एक जीवा है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। तो वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा खींच दी हमने ओ एम, जो कि जीवा ए बी को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम ए और एम बी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें प्रमेय में क्या सिद्ध करना है कि जो ओ एम है वो ए बी पर लंब है। ठीक है, क्योंकि प्रमेय क्या कहती है? वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये जो रेखा खींची है ओ एम, ठीक है, ये रेखा जीवा ए बी पर क्या होगी? लंब होगी। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो हम वो कर लेते हैं। केंद्र ओ को बिंदु ए से जोड़ें, तो केंद्र ओ को बिंदु ओ से जोड़ दिया हमने, और केंद्र ओ को बिंदु बी से जोड़ें, केंद्र ओ और बिंदु बी को जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये हमें रचना करनी थी इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। उत्पत्ति। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं त्रिभुज ओएमए और त्रिभुज ओएमबी में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, ओएम बराबर ओएम, ओएम तो ओएम के बराबर ही होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये भुजा है तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। एम ए बराबर एम बी, एम ए और एम बी बराबर है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जीवा जो है वो समद्विभाजित हो रही है। भुजा है तो हमने फिर से एस लिख दिया साइड के लिए। ठीक है, एओ बराबर बीओ, एओ और बीओ आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये भी भुजा है तो हमने लिख दिया एस। अब क्रम क्या होगा? तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लेंगे। ठीक है, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो यहां से हम क्या पाएंगे? एस 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 नियम के द्वारा ओ एम ए सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ एम बी के। ठीक है, त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी आपस में सर्वांग सम होंगे। किस नियम से? एस 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 नियम के द्वारा। ठीक है, अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपीसीटी नियम से, मतलब कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे। तो उसी क्रम में कोण ओ एम ए बराबर क्या होगा? कोण ओ एम बी। कोण ओ एम ए और कोण ओ एम बी आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेंगे समीकरण एक। समीकरण एक लिख दिया हमने। अब आप देखिए कोण ओ एम ए धन कोण ओ एम बी, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं? रेखाखंड एबी पर रैखिक युग्म। क्योंकि ये रेखाखंड एबी के एक ही ओर स्थित दोनों सभी कोणों का या दोनों कोणों का योग है, और हमें पता है कि किसी भी रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किस नियम से? रैखिक युग्म से। ठीक है, अब ओ एम बी किसके बराबर है? समीकरण एक में देखिए ओ एम ए के बराबर, तो हम ओ एम बी की जगह क्या रख देंगे? कोण ओ एम ए। तो ये हो जाएगा हमारा कोण ओ एम ए धन कोण ओ एम ए बराबर 180 डिग्री। कोण ओ एम ए धन कोण ओ एम ए क्या हो जाएगा? दो गुणा कोण ओ एम ए, तो दो गुणा कोण ओ एम ए बराबर हो गया 180 डिग्री। तो कोण ओ एम ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटा दो। ठीक है, दो से भाग देंगे 180 डिग्री में, तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण ओ एम ए हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री। समीकरण एक में देखिए कोण ओ एम ए किसके बराबर है? कोण ओ एम बी के। तो कोण ओ एम बी भी कितना आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ये कोण ओ एम बी भी आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोण ओ एम ए और कोण ओ एम बी दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम जो है जीवा ए बी पर लंब है। ओ एम जो है जीवा ए बी पर लंब है, और हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यहाँ वृत्त के केंद्र से जो रेखा खींची गई वो कौन सी है? ओ एम। और जीवा है ए बी, तो ओ एम लंब है ए बी पर, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 10.5। प्रमेय 10.5 कहती है तीन असरेखी बिंदुएं, ठीक है,
असंरेखीय बिंदुओं का मतलब होता है कि वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे तीनों बिंदु, ठीक है, से द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त है, ठीक है। इस प्रमेय को समझते हैं हम। हमें दिया गया है ए और बी और सी तीन असंरेखीय बिंदु हैं। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीन बिंदु हैं जो असंरेखीय हैं। असंरेखीय का मतलब एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है तीन दिए हुए असंरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होगा, ठीक है। ये तीनों बिंदुओं से जाने वाला एक व्रत होगा और केवल एक ही व्रत होगा, दो व्रत इन तीन बिंदुओं से होकर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, पहले वो कर लेते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ें, जोड़ दिया हमने। बिंदु बी और बिंदु सी को जोड़ें, जोड़ दिया हमने। अब ए बी का लंब समद्विभाजक खींचे पी क्यू, ठीक है। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा हमने पी क्यू। अब लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं, आप प्रकार लीजिए और नुकीले भाग को पहले बिंदु ए पर रखिए, ठीक है। को ये दोनों तरफ, रेखा के दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी एक चाप खींचा हमने, ठीक है। फिर नुकीले भाग को बी पर रखेंगे और चाप खींचेंगे ऊपर और नीचे। वो चाप, ये दोनों चाप जहां पर भी एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, ऊपर उसको मान लिया हमने पी बिंदु, और नीचे जहां एक दूसरे को काटेंगे उसको मान लिया हमने क्यू बिंदु, और पी और क्यू को मिला दिया। तो ये जो रेखा होगी वो ए बी का लंब समद्विभाजक होगी। उसी प्रकार हमें बीसी का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो बीसी का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा। बी पर नुकीले भाग को रखिए आप, और बीसी के एक तरफ एक चाप खींचिए, फिर दूसरी तरफ एक चाप खींचिए। उसी प्रकार फिर नुकीले भाग को सी पर रखिए और बीसी के एक तरफ चाप खींचिए और दूसरी तरफ भी चाप खींचिए। ये दोनों चाप जहां पर भी काटेंगे वहां पर हमें दो बिंदु मिलेंगे, आर और एस। आर और एस को हम जब मिला देंगे तो ये जो आर एस होगा वो बीसी का लंब समद्विभाजक होगा, ठीक है। इस तरह हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। अब मान लेते हैं हम ये दोनों लंब समद्विभाजक जो है पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे हमने बिंदु ओ मान लिया। अब बिंदु ओ को ए से जोड़ देते हैं, बिंदु ओ को बी से जोड़ देते हैं और बिंदु ओ को सी से जोड़ देते हैं। ये हमने रचना की इसमें भी। उपपत्ति, आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का जो प्रत्येक बिंदु होता है उसके दो अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बिंदु ओ है वो ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू पर स्थित है, ठीक है। इसका मतलब जो ए ओ है वो ए और बी से समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो जो ओ है वो ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी होगा, ठीक है। ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक। उसी प्रकार बिंदु ओ जो है बीसी के लंब समद्विभाजक आर एस पर स्थित है, ठीक है। तो अगर आर एस पर स्थित है बीसी का लंब समद्विभाजक, बिंदु ओ जो है आर एस पर स्थित है, तो बिंदु ओ की जो बी से दूरी है और बिंदु ओ की जो सी से दूरी है वो बराबर होगी, ठीक है। तो ओ बी बराबर ओ सी होगा, इस ओ बी और ओ सी आपस में बराबर होंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो। अब समीकरण एक और समीकरण दो को हल करें तो ओ ए जो है, समीकरण एक में देखिए ओ ए और ओ बी बराबर है और समीकरण दो में ओ बी और ओ सी बराबर है। इसका मतलब वो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ओ से जो ए की दूरी है वही ओ से बी की दूरी है, वही ओ से सी की दूरी है, ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी बराबर है आपस में। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए बी और सी जो है बिंदु ओ से समान दूरी पर स्थित है। अब बिंदु ओ को केंद्र तथा ओ ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। तो वो बिंदु बी और सी से भी होकर जाएगा, क्यों, क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी आपस में बराबर हैं। तो ओ ए अगर त्रिज्या है तो ओ बी और ओ सी भी त्रिज्या ही होगी, ठीक है। तो अब हम ओ को केंद्र मानकर और ओ ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे, तो वो बिंदु बी और बिंदु सी से भी होकर जाएगा, ठीक है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीन असंरेखीय बिंदु हैं, ए बी और सी से होकर जाने वाला एक वृत्त है। तो ये प्रमेय का एक भाग सिद्ध हुआ कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त है। अब हमें सिद्ध करना है कि वो केवल एक और एक ही वृत्त होगा, ठीक है। ये हम आगे सिद्ध करते हैं। ए बी और सी तीन असंरेखीय बिंदु हैं, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। अगर ए बी और सी तीन असंरेखीय बिंदु हैं
तो रेखाखंड AB और रेखाखंड BC समानांतर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ABC असरेखीय बिंदु है। और रेखाखंड AB और BC अगर समांतर नहीं होंगे तो उनके जो लंब समद्विभाजक हैं PQ और RS वो भी समांतर नहीं होंगे आपस में, ठीक है। तो दोनों लंब समद्विभाजक PQ और RS केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वो समानांतर नहीं होंगे, समांतर नहीं होंगे तो दो रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और वो बिंदु क्या है, O है। तो दोनों लंब समद्विभाजक PQ और RS केवल और केवल एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो जब दोनों लंब समद्विभाजक केवल एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो तीन दिए हुए असरयुक्त बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होगा, क्योंकि हमें फिर एक ही केंद्र मिला जिसकी त्रिज्या OA, OB और OC आपस में बराबर है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो जो वृत्त होगा वो केवल एक ही वृत्त होगा, और यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 10.6 प्रमेय 10.6 कहती है एक वृत्त की या सर्वांग वृत्तों की, मतलब एक जैसे वृत्त हो दो या एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं, बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से, या अगर अलग अलग वृत्त हैं तो केंद्रों से समान दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रमेय को समझते हैं, जो दिया गया उसे लिख लेते हैं हम। तो हम मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसमें PQ और RS जो है दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक है। इन जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है, ठीक है। अब हमने केंद्र से इन जीवाओं पर लंब डाला OL और OM, ठीक है। तो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि दोनों जीवाएं जो PQ और RS से केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी रेखाखंड या किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी क्या होती है, उस रेखा पर उस बिंदु से डाला गया लंब की जो लंबाई है वही उस रेखा से उस बिंदु की दूरी कहलाती है। तो PQ की केंद्रों से दूरी क्या होगी, OL, ठीक है। और RS की केंद्र O से दूरी क्या होगी, OM। तो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना होगा कि OL बराबर OM होगा, ठीक है। केंद्र से जो लंब डाला गया है PQ पर वो बराबर होगा केंद्र से जो लंब डाला गया RS पर, यानी कि OM, ठीक है। तो OL बराबर OM ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना होगा। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी हमें कुछ रचना करनी होगी, तो पहले हम वो रचना कर लेते हैं। केंद्रों को बिंदु Q से जोड़ें, केंद्रों को बिंदु Q से जोड़ा और केंद्रों को बिंदु S से जोड़ें, तो ये हमने जोड़ दिया। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति, केंद्र O से जीवा PQ पर एक लंब डालते हैं OL, ठीक है। OL लंब डाला PQ पर केंद्र O से, OL लंब हो गया PQ पर। उसी प्रकार केंद्र O से जीवा RS पर एक लंब डाला हमने OM, ठीक है। OM लंब हो गया RS पर। अब हमने प्रमेय 10.3 में पढ़ा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि वो जीवा के जो दो भाग होंगे वो पूरी जीवा का आधे के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि जो LQ होगा वो पूरी जीवा PQ का आधा होगा, तो LQ बराबर 1/2 PQ हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार जो MS होगा वो पूरी जीवा RS का आधा होगा, तो MS बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 RS, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। PQ बराबर RS, दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, बराबर जीवाएं हैं, ठीक है। ये हमें प्रमेय में दिया गया है, ठीक है। PQ और RS बराबर है। अब दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा PQ बराबर 1/2 गुणा RS। दोनों तरफ जो हमने बस 1/2 का गुणा कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए समीकरण 1 में 1/2 गुणा PQ किसके बराबर है, LQ के, तो इसकी जगह हम रख देंगे LQ। समीकरण 2 में देखिए 1/2 गुणा RS किसके बराबर है, MS के, तो इसकी जगह हम रख देंगे MS। तो LQ बराबर हमें मिल गया MS। LQ और MS आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब त्रिभुज LQO लाल वाला त्रिभुज और त्रिभुज MSO ये नीला वाला त्रिभुज, इसमें देखते हैं हम कोण L बराबर कोण M, L और M कोण बराबर हैं क्योंकि दोनों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। दोनों कोण समकोण है, तो हम इसको R लिख देंगे, राइट एंगल के लिए R लिख दिया, ठीक है। अब हाइपोटेनियस QO बराबर SO, QO और SO आपस में बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है, क्योंकि LQ और MSO क्या है, समकोण त्रिभुज है,
क्योंकि कोण एल और कोण एम किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये समकोण त्रिभुज के क्या है, विकर्ण है, कर्ण है। ठीक है, क्यू और एसओ क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कर्ण को हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, तो हमने लिख दिया एच। ठीक है, अब एल क्यू बराबर एम एस हमने समीकरण 3 में अभी अभी निकाला है। एल क्यू और एम एस आपस में बराबर है, तो ये एक भुजा बराबर होगी समकोण त्रिभुज की, तो इसको लिख दिया हमने एस। अब आरएचएस नियम के द्वारा, ठीक है, आरएचएस नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो उनका क्रम क्या होगा वो जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम कोण के अक्षर को लिख देते हैं, तो एल, दूसरी तरफ भी लिख दिया हमने एम। ठीक है, अब जहां पर कर्ण के अलावा जो भुजा बराबर है, यहाँ पर एल क्यू बराबर एम एस है, तो जहां पर भी वो भुजा का अंत भुजा कर्ण से मिल रही है, ठीक है, तो पहली भुजा कर्ण से कहाँ मिल रही है, क्यू पर, तो कर्ण को फिर हम लिख देंगे क्यू ओ। ठीक है, कर्ण हो जाएगा क्यू ओ। ठीक है, फिर ये क्रम आ जाएगा एल क्यू ओ। उसी प्रकार दाईं तरफ जो भुजा है वो कहाँ कर्ण से मिल रही है, एस पर, कर्ण से मिल रही है एस पर। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, एसओ, तो कर्ण का क्रम हो जाएगा एसओ, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एसओ। तो त्रिभुज एल क्यू ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एमएसओ के, एल क्यू ओ और एमएसओ त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, सीपीसीटी नियम। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और आखिरी अक्षर लीजिए तो एलओ मिलेगा, दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे तो क्या मिलेगा, एमओ। तो एलओ बराबर एमओ हो गया। एलओ को हम ओ एल कह सकते हैं और एमओ को हम ओ एम कह सकते हैं, तो ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल और ओ एम आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जीवाएं जो पी क्यू और आर एस है वो केंद्र से समान दूरी पर हैं, क्योंकि पी क्यू की केंद्र से दूरी क्या है, ओ एल, और आर एस की केंद्र से दूरी क्या है, ओ एम। ठीक है, तो दोनों जीवाएं जो है केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं, और यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 10.7, ये प्रमेय 10.6 का विलोम भी है। प्रमेय 10.7 क्या कहती है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय को समझते हैं हम। हमें दिया गया है पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र ओ से बराबर दूरी पर स्थित हैं। तो पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं, और हम जानते हैं एक बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई जो है वो रेखा की बिंदु से दूरी कहलाती है। ठीक है, तो पी क्यू की ओ से दूरी क्या होगी, पी क्यू की बिंदु ओ से दूरी होगी, ओ से जो पी क्यू पर लंब डालेंगे वो पी लंब की जो लंबाई होगी वही पी क्यू की ओ से दूरी होगी। उसी प्रकार आर एस की ओ से दूरी क्या होगी, जो ओ से लंब डाला जाएगा आर एस पर, उस लंब की जो लंबाई होगी वही ओ की दूरी होगी आर एस से। ठीक है, तो ओ से हमने लंब डाला पी क्यू पर ओ एल। ठीक है, तो ओ एल क्या हो जाएगा, पी क्यू की ओ केंद्र ओ से दूरी। उसी प्रकार हमने आर एस पर लंब डाला ओ से ओ एम। ठीक है, तो ओ एम क्या हो जाएगा, आर एस की दूरी केंद्र ओ से। तो हमें दिया गया है कि ये दोनों जीवन समदूरस्थ हैं केंद्र से, इसका मतलब केंद्र से इनकी दूरी बराबर है, इसका मतलब एलओ बराबर एमओ होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एलओ और एमओ। ठीक है, क्योंकि दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं, तो हमें सिद्ध करना है दोनों जीवाएं पी क्यू और आर एस समान लंबाई की हैं, मतलब कि पी क्यू और आर एस बराबर हैं। ठीक है, तो हमें पी क्यू बराबर आर एस सिद्ध करना है इस प्रमेय में। प्रमेय को हल करने के लिए हमें रचना करनी होगी, वो कर लेते। केंद्र ओ को बिंदु क्यू से जोड़ें, जोड़ दिया। केंद्र ओ को बिंदु एस से जोड़ें, जोड़ दिया। ठीक है, उत्पत्ति, अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। केंद्र ओ से जीवा पी क्यू पर ओ एल लंब डाला। ठीक है, तो ओ एल लंब हो गया पी क्यू पर। उसी प्रकार केंद्र ओ से जीवा आर एस पर ओ एम लंब डाला, ओ एम लंब हो गया आर एस पर। अब हमने प्रमेय 10.3 में सिद्ध किया था, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, और वो दोनों बराबर भाग जो है जीवा की लंबाई के आधे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ओ एल लंब डाला है जीवा पी क्यू पर, तो वो पी क्यू को दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा, और दोनों बराबर भाग पूरी जीवा की लंबाई के आधे होंगे। तो जो एल क्यू है वो पी क्यू का आधा होगा, तो हमने लिख दिया एल क्यू बराबर 1/2 पी क्यू। एल क्यू जो है पी क्यू का आधा होगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार दूसरी जीवा जो आर एस है उस पर जो लंब डाला गया है ओ एम केंद्र से, वो जीवा को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो एम एस होगा वो पूरी जीवा आर एस का आधा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया एम एस बराबर 1/2 आर एस, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2।
त्रिभुज एलओक्यू और त्रिभुज एमओएस में, ठीक है, लाल त्रिभुज और नीले त्रिभुज में कोण एल बराबर कोण एम, क्योंकि दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ओ एल और ओ एम क्या है लंब है पी क्यू और आर एस पर, तो दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं मतलब कि समकोण है, समकोण है तो राइट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, तो हमने लिख दिया आर, ठीक है। ओ क्यू और ओ एस आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये समकोण त्रिभुज एलओ क्यू और एमओ एस का कर्ण है, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो हमने लिख दिया एच। और एलओ बराबर एमओ, एलओ और एमओ आपस में बराबर हैं, क्योंकि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ हैं जीवाएं, ठीक है। एलओ और एमओ आपस में बराबर हैं, ये हमें दिया गया है प्रमेय में, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज की एक भुजा है, तो हमने लिख दिया एस साइड। अब आरएचएस नियम से क्या होगा, हम क्रम निकालते हैं, तो सबसे पहले तो जो कोण है वो लिख देते हैं राइट एंगल वाला एल लिख दिया, और दाईं तरफ हमने एम लिख दिया। अब जो भुजा है जहां कर्ण पर खत्म होती है, जहां से कर्ण शुरू होगा, ठीक है, जो भुजा है जो कर्ण पे खत्म होगी, तो पहली भुजा कहाँ खत्म हो रही है कर्ण को ओ पर, ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा लाल वाले त्रिभुज में ओ क्यू, तो क्रम हो जाएगा ओ क्यू, तो एक क्रम आ गया ओ क्यू एल ओ क्यू। नीले वाले में भुजा कहाँ खत्म हो रही है ओ पर, मतलब कि केंद्र पर ओ पर, तो ओ से कर्ण क्या बनेगा ओ एस, तो क्रम हो जाएगा हमारा एम ओ एस, ठीक है। तो हम कह देंगे त्रिभुज एल ओ क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज एम ओ एस के। अब दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, जिसे हम सीपीसीटी कहते हैं, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो पहला और आखिरी अक्षर ले लेंगे दोनों में, तो आ जाएगा एल क्यू, और दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे तो आ जाएगा एम एस, तो एल क्यू और एम एस आपस में बराबर होंगे, एल क्यू और एम एस आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब समीकरण एक में हमने देखा था एल क्यू बराबर कितना आ रहा था 1/2 पी क्यू, तो एल क्यू की जगह हम लिख लेंगे 1/2 पी क्यू, और समीकरण दो में एम एस बराबर आ रहा था 1/2 आर एस, तो एम एस की जगह लिख देंगे हम 1/2 आर एस, ठीक है। तो 1/2 पी क्यू बराबर हो गया 1/2 आर एस, 1/2 से 1/2 काट देंगे तो हमें मिलेगा पी क्यू बराबर आर एस, ठीक है। पी क्यू और आर एस आपस में बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जीवाएं पी क्यू और आर एस समान लंबाई की हैं, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि जीवाएं जो है समान लंबाई की होंगी, ठीक है, जीवाएं जो है समान लंबाई में की होंगी, यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 10.8, प्रमेय 10.8 कहती है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो इस प्रमेय को समझ लेते हैं हम पहले। हमें दिया गया है ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और इस केंद्र पर PQ वृत्त का एक चाप है, तो हमने PQ वृत्त का एक चाप ले लिया, ठीक है। और ये जो PQ वृत्त का एक चाप है वो केंद्र O पर कोण POQ अंतरित करता है, तो हमने PQ को केंद्र O से मिला दिया, और ये जो कोण अंतरित कर रहा है ये कोण कौन सा है, कोण POQ, ठीक है। और ये जो चाप PQ है ये वृत्त के शेष भाग के में किसी एक बिंदु A पर, ठीक है, एक बिंदु A ले लिया हमने, इस पर कौन सा कोण अंतरित कर रहा है, इस पर कोण अंतरित कर रहा है PAQ, ठीक है। तो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि ये जो कोण केंद्र पर अंतरित कोण है वो शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण POQ ये जो केंद्र वाले पर अंतरित कोण जो है वो दुगना होगा किसका, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना होगा कि कोण POQ जो है वो बराबर होगा 2 गुना कोण PAQ के। बहुत ही आसान प्रमेय है दोस्तों ये, इसको हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो वो रचना कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। बिंदु ए को केंद्र ओ से जोड़ें, ठीक है, और AO को B तक बढ़ाएं, ठीक है। A को O तक जोड़ा और फिर उसको आगे बढ़ाया B तक, ठीक है, ये हमने रचना की है। उत्पत्ति, अब हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। त्रिभुज OAQ में ये जो हरा वाला त्रिभुज है OAQ, इस त्रिभुज में आप देखिए OA बराबर OQ, क्यों, क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OA और OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज OAQ जो हरा वाला त्रिभुज है उसमें क्या होगा कोण OAQ, ठीक है, कोण OAQ और कोण OQA ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो OA OQ जो है बराबर भुजाएं हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे OA और OQ के वो बराबर होंगे, तो कोण OAQ और कोण OQA आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है,
ठीक है, जो बहिष्कोण, तो कोण BOQ, ये जो नीला वाला कोण है कोण BOQ, ये किसके बराबर होगा? कोण OAQ धन कोण OQA, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा है कि कोण OQA जो है कोण OAQ के बराबर है, तो यहाँ पर कोण OQA की जगह हम क्या रख देंगे? कोण OAQ। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने कोण OQA की जगह रख दिया कोण OAQ। अब कोण BOQ किसके बराबर हो गया? कोण AOQ धन कोण AOQ, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण BOQ बराबर 2 गुना कोण AOQ। ठीक है, तो ये हो गया कोण BOQ बराबर 2 गुना कोण AOQ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। जैसा हमने अभी किया था वैसा ही अब हम त्रिभुज OAP में करेंगे। त्रिभुज OAP ये हरा वाला त्रिभुज है। ठीक है, OA बराबर OP, OA और OP बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो त्रिभुज में क्या होगा? कोण OAP बराबर कोण OPA, OAP कोण और OPA कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सममित कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण BOP, ये नीला वाला कोण, कोण BOP किसके बराबर होगा? कोण OAP और धन कोण OPA, इसके बराबर होगा। और कोण OPA किसके बराबर है? कोण OAP के, तो यहाँ पर कोण OPA की जगह रख देंगे हम कोण OAP। ठीक है, तो कोण BOP बराबर हो गया कोण OAP धन कोण OPA की जगह हम क्या रख देंगे? कोण OAP। ठीक है, अब कोण OAP धन कोण OAP कितना हो जाएगा? 2 गुना कोण OAP, तो कोण BOP बराबर हमारा कितना आ गया? 2 गुना कोण OAP। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 को लिख दिया हमने और समीकरण 2 को लिख दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने का मतलब है दोनों की बाईं तरफ को आपस में जोड़ेंगे और दोनों की दाईं तरफ को आपस में जोड़ेंगे। तो बाईं तरफ को जोड़ेंगे तो कोण BOQ धन कोण BOP आ गया। दाईं तरफ को जोड़ेंगे तो 2 गुना कोण OAQ धन 2 गुना कोण OAP। अब आप देखिए कोण BOQ, ये वाला कोण, धन कोण BOP, ये वाला कोण। ठीक है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोण POQ। तो इन दोनों की जगह हम रख देंगे कोण POQ, इन दोनों के योग को। दाईं तरफ 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ 2 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कोष्टक में क्या बचेगा? कोण OAQ धन कोण OAP। अब आप देखिए ये वाला जो कोण है कोण OAQ धन कोण OAP, ये दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं? कोण PAQ। तो इन दोनों की जगह हम क्या रख देंगे? कोण PAQ। तो हमें मिलेगा कोण POQ बराबर 2 गुना कोण PAQ। ठीक है, 2 गुना कोण PAQ। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, केंद्र जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 10.9। प्रमेय 10.9 बहुत ही आसान प्रमेय है दोस्तों, और इस प्रमेय को हल करने के लिए हम प्रमेय 10.8 का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं प्रमेय 10.9 क्या कहती है। प्रमेय 10.9 कहती है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि वृत्तखंड कैसे कहते हैं? एक चाप और जीवा का जो मध्य क्षेत्र होता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रमेय को हल करते हैं। तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें PQ एक वृत्तखंड है। ठीक है, वृत्तखंड मतलब चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र जो है हमारा क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है, चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र हमारा वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, अब हम इस वृत्तखंड PQ से वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु A पर कोण PAQ अंतरित करता है। ठीक है, एक बिंदु लिया हमने A। ठीक है, तो जो वृत्तखंड PQ है ये बिंदु A पर कौन सा कोण अंतरित कर रहा है? कोण PAQ। उसी तरह एक और बिंदु लिया हमने शेष भाग के वृत्त के, बिंदु B। ये बिंदु B पर वृत्तखंड PQ कौन सा कोण अंतरित कर रहा है? कोण PBQ। ठीक है, तो कोण PAQ और कोण PBQ क्या हुए? एक ही वृत्तखंड PQ के कोण हुए। ठीक है, तो हमें इस प्रमेय में क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण PAQ और कोण PBQ हैं ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी, तो पहले हम वो रचना कर लेते हैं। केंद्र O को बिंदु P से जोड़ें, केंद्र O को बिंदु P से जोड़ दिया, और केंद्र O को बिंदु Q से जोड़ें। तो ये हमने जोड़ दिया।
उपपत्ति। अब हम इस प्रमेय को हल करते हैं। वृत्तखंड PQ, वृत्त के केंद्र ऊपर कोण POQ अंतरित करता है। ठीक है, तो यह है कोण POQ। अब हमने प्रमेय 10.8 में सिद्ध किया था, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इसका मतलब है कि कोण POQ जो है दोगुना होगा कोण PAQ का। ठीक है, जैसे हम मान लेंगे समीकरण 1, उसी प्रकार प्रमेय 10.8 से कोण POQ जो है दोगुना होगा कोण PBQ का। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में POQ है और समीकरण 2 में भी POQ है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। किसके? दोगुना कोण POQ के और दोगुना कोण PBQ के। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिखने पर। ठीक है, दोनों को बराबर, तो दोनों के दाईं तरफ आपस में बराबर होंगे, तो 2 गुना कोण PAQ बराबर होगा 2 गुना कोण PBQ के। 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? कोण PAQ बराबर कोण PBQ। कोण PAQ और कोण PBQ बराबर हो गए आपस में, और हमें यही सिद्ध करना था इस प्रमेय में, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 10.10, प्रमेय 10.10 क्या कहती है? यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, तो इसको हल करते चलते हैं। ए बी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, ए और बी दो बिंदु है, और ए बी जो है उनको मिलाने वाला रेखाखंड है। उनको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु हैं। ठीक है, तो एक ही ओर मतलब इसके ऊपर दो बिंदु ले लेते हैं हम। कौन कौन से? बिंदु सी और बिंदु डी। ठीक है, एक ही ओर स्थित है मतलब कि ये ऊपर की ओर स्थित है। अब ये रेखाखंड ए बी जो है दो बिंदु सी और डी पर समान कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो पहले तो सी पे कोण बना लेते हैं और फिर डी पे कोण बना लेते हैं। तो प्रमेय में दिया गया कि ये जो कोण है सी और डी पर बनाए गए कोण ये आपस में बराबर हैं। इसका मतलब कोण ACB और कोण ADB जो है आपस में बराबर हैं। ये हमें प्रमेय में दिया गया है। तो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है, यदि ऐसा है तो ये चारों बिंदु A, B, C और D एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात ये चक्रीय होंगे। ठीक है, तो ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो पहले हम वो कर लेते हैं। बिंदु A, C और B से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचेंगे। मान लेंगे कि वो D से होकर नहीं जाता, तब वहां AD को बीच में काटेगा या फिर बड़ी हुई एडी पर काटेगा। तो मान लेते हैं अगर वो एडी पर काटेगा वृत्त तो वो बिंदु ई पर काटेगा, और अगर बड़ी हुई एडी पर काटेगा तो बिंदु ई डैश पर काटेगा। ठीक है, तो हमने एडी पर एक बिंदु ले लिया ई, हम मान लेते हैं वृत्त यहाँ काटेगा, या अन्यथा बड़ी हुए एडी पर ई डैश पर काटेगा। तो हमने बी और ई को भी मिला दिया और बी और ई डैश को भी मिला दिया। ठीक है, तो ये हमने रचना कर ली। अब उत्पत्ति, अब हम इसको हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो हमने जो माना है कि जो ई बिंदु है या ई डैश बिंदु है वृत्त वहां से होकर जा रहा है और ए बी सी से भी होकर जा रहा है। तो यदि बिंदु ए सी ई और बी एक वृत्त पर स्थित होंगे, ठीक है, तो हमने प्रमेय 10.9 में सिद्ध किया है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो है वो एक वृत्तखंड है, चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र। तो ये जो कोण बनाएगा वृत्त के शेष भाग पर वो बराबर होंगे। तो कोण ACB और कोण AEB ये आपस में बराबर होंगे, और हमें प्रमेय में दिया गया है कोण ACB और कोण ADB आपस में बराबर है। ACB और ADB आपस में बराबर है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। तो देखिए दोनों ACB के बराबर हैं, AEB और ADB। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ADB और AEB आपस में बराबर होंगे। तो हमने निकाला अभी कि ADB और AEB जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे, और यह तभी संभव है जब E और D समपाती हों, मतलब एक ही जगह एक ही बिंदु पर स्थित हो E और D। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ई डैश और डी भी संपाती होंगे। ठीक है, इसका मतलब जो है जहां पर ई है वहीं पर डी होगा, या जहां पर ई डैश है वहीं पर डी होगा। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चारों बिंदु जो ए बी सी और डी है वो एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात चक्रीय होंगे। ठीक है, तो ए बी सी और डी जो है एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 10.11 बहुत ही आसान प्रमेय है दोस्तों ये। प्रमेय 10.11 कहती है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक योग का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रमेय को समझ लेते हैं हम। हमें दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमने एक ABCD चतुर्भुज बना लिया, और कहा गया है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, तो ABCD जो है एक वृत्त पर स्थित होंगे,
तभी एबीसीडी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, अब हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मुख कोणों के युग्म कौन कौन से वो देख लेते हैं। कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरा सम्मुख कोणों का युग्म कौन सा है, कोण बी और कोण सी, इन दोनों कोणों का भी योग कितना होगा 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो वो कर लेते हैं। शीर्ष ए और शीर्ष डी को जोड़ें और शीर्ष बी और शीर्ष सी को जोड़ें। ठीक है, जब हमने शीर्ष ए और शीर्ष डी को जोड़ा तो कोण ए जो है दो भागों में विभाजित हो गया, कोण एक और कोण दो। इसी प्रकार कोण बी जो है दो भागों में विभाजित हो गया, कोण तीन और कोण चार। कोण डी भी दो भागों में विभाजित हो गया, कोण पांच और कोण छह। और कोण सी भी दो भागों में विभाजित हो गया, कोण सात और कोण आठ। तो ये हमने रचना कर ली उत्पत्ति। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। प्रमेय 10.9 में हमने सिद्ध किया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब एक ही वृत्तखंड एबी में देखिए, एबी जो वृत्तखंड है ये कौन कौन से कोण बना रहा है, कोण पांच और कोण आठ। तो कोण आठ और कोण पांच क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, हमने लिख दिया। उसी प्रकार वृत्तखंड बीडी को देखिए, वृत्तखंड बीडी कौन कौन से कोण बना रहा है, कोण दो और कोण सात। तो कोण दो और कोण सात जो है आपस में बराबर होंगे, हमने लिख दिया। वृत्तखंड सीडी कौन कौन से कोण बना रहे हैं, कोण एक और कोण चार। तो कोण एक और कोण चार आपस में बराबर होंगे, वो हमने लिख दिया। उसी प्रकार वृत्तखंड एसी कौन कौन से कोण बना रहा है, कोण तीन और कोण छह। तो कोण तीन और कोण छह आपस में बराबर होंगे, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो वो हमने लिख दिया। कोण ए धन कोण बी धन कोण डी धन कोण सी बराबर कितना होगा 360 डिग्री। अब कोण ए क्या है, कोण एक धन कोण दो, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, कोण ए की जगह हमने लिख दिया कोण एक धन कोण दो। उसी तरह कोण बी क्या है, कोण तीन धन कोण चार। उसी प्रकार कोण डी कितना है, कोण पांच धन कोण छह। उसी प्रकार कोण सी कितना है, कोण सात धन कोण आठ बराबर 360 डिग्री। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इन कोणों का जो क्रम है थोड़ा सा बदल देते हैं, पर कोण सारे वही रहेंगे। तो कोण तीन लिख दिया हमने और कोण चार लिख दिया, तो कोण तीन और कोण चार हो गया। उसी प्रकार कोण सात और कोण आठ लिख दिया हमने, तो कोण सात और कोण आठ लिख दिया। ठीक है, अब फिर हमने लिखा कोण छह। ठीक है, तो कोण छह लिख दिया हमने। फिर हमने लिखा कोण एक, तो कोण एक लिख दिया हमने। फिर हमने लिखा कोण दो, तो हमने कोण दो लिख दिया। फिर हमने लिखा कोण पांच, तो कोण पांच लिख दिया हमने। तो सारे कोण आ गए हमारे बराबर 360 डिग्री। वही कोण फिर से लिख लिए। ठीक है, अब हमने इनको चार चार कोणों के ग्रुप में वर्ग में बांट दिया। तो शुरू के चार कोणों को एक ब्रैकेट में लिख दिया और आखिरी के चार कोणों को एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब पहले चार कोणों को हमने वैसे की वैसे ही लिख दिया, पर बाकी चार कोणों को हमने कुछ और लिखा। क्यों लिखा वो हम समझते हैं। अभी अभी हमने देखा था कोण छह जो है वो किसके बराबर है, कोण तीन के। तो कोण छह की जगह हमने लिख दिया कोण तीन। फिर हमने देखा था कोण एक जो है वो किसके बराबर है, कोण चार के। तो कोण एक की जगह हमने लिख दिया कोण चार। ठीक है, फिर हमने देखा था कोण दो जो है वो किसके बराबर है, कोण सात के। कोण दो की जगह हमने लिख दिया कोण सात। फिर हमने देखा था कोण पांच जो है वो किसके बराबर है, कोण आठ के। तो कोण पांच की जगह पे रख दिया हमने कोण आठ। ठीक है, अब आप देखिए विज्ञान का चमत्कार क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट में एक ही कोण आ रहे हैं। देखिए तीन चार सात और आठ। ठीक है, तीन चार सात और आठ। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो गुणा कोण तीन धन कोण चार धन कोण सात धन कोण आठ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 360 डिग्री है। तो दो से भाग देंगे 360 डिग्री में, तो कितना बचेगा 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, कोण तीन धन कोण चार धन कोण सात धन कोण आठ। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के। अब हमने कोण तीन और कोण चार को एक साथ लिखा और कोण सात और कोण आठ को एक साथ लिखा। क्यों, क्योंकि देखिए कोण तीन और कोण चार मिलके क्या बना रहे हैं हमारे, कोण बी को। उसी प्रकार कोण सात और कोण आठ मिलके क्या बना रहे हैं हमारे, कोण सी को। तो कोण तीन धन कोण चार को हम क्या लिख देंगे, कोण बी। इसी तरह कोण सात धन कोण आठ को हम क्या लिख देंगे, कोण सी। तो कोण बी धन कोण सी कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। तो ये देखिए यही हमें सिद्ध भी करना था कि सम्मुख कोणों के योग का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। कोण बी धन कोण सी सम्मुख कोण है, इनका योग कितना आ गया 180 डिग्री। तो एक भाग तो हो गया, अभी हमें दूसरे सम्मुख कोणों का योग भी 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री।
हमने फिर इसको अपने हिसाब से लिखा, ठीक है। कोण ए लिख दिया, फिर कोण डी को लिख दिया, ठीक है। तो कोण ए और कोण डी हो गए, फिर कोण बी और कोण सी को लिख दिया हमने, ठीक है। क्यों किया अभी आपको समझ आएगा। कोण बी धन कोण सी कितना है 180 डिग्री, तो कोण बी धन कोण सी की जगह हम क्या रख देंगे 180 डिग्री। फिर हो जाएगा कोण ए धन कोण डी धन 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 360 में से 180 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 180 डिग्री, यही बचेगा, ठीक है। तो कोण ए धन कोण डी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और कोण ए और कोण डी जो है वो क्या है सम्मुख कोण है, और इनको हमें कितना सिद्ध करना था 180 डिग्री सिद्ध करना था। यही हमें सिद्ध करना था कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी धन कोण सी 180 डिग्री, उसी प्रकार कोण ए धन कोण डी बराबर 180 डिग्री आ गया। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 10.12 प्रमेय 10.12 कहती है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज चक्रीय होता है, ठीक है। समझ लेते हैं इस प्रमेय को। हमें दिया गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग कितना है 180 डिग्री। तो हमने मान लिया ए और डी जो सम्मुख कोण है उन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एबीसीडी है चतुर्भुज वो क्या होगा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी, तो पहले वो कर लेते हैं हम। बिंदु ए बी और सी से जाने वाला एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। बिंदु ए बी और सी से जाने वाला एक वृत्त खींचा हमने, ठीक है। मान लेते हैं वो वृत्त जो है डी से होकर नहीं जाता, ठीक है। अभी हम ये मान लेते हैं अगर वो डी से होकर नहीं जाता तो मान लेते हैं कि वो सी डी भुजा जो है उसको बिंदु ई पर काटता है, सी डी भुजा को बिंदु ई पर काटता है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कहीं ना कहीं तो काटेगा ही, ठीक है। तो इस और जो शीर्ष बी है उसको बिंदु ई से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। शीर्ष बी को बिंदु ई से हमने जोड़ दिया। तो अब जो ए बी ई सी है, ए बी सी चतुर्भुज जो है वो क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि ए बी ई सी के चारों सिर जो है वृत्त पर हैं। तो चतुर्भुज ए बी ई सी क्या है हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये हमने रचना से मान लिया है। आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं उत्पत्ति, ठीक है। कोण ए और कोण बीईसी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने रचना में माना है कि ए बी ई सी क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज है, और हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हमने प्रमेय 10.11 में पढ़ा है, ठीक है। कोण ए धन कोण बीडीसी, कोण ए और कोण बीडीसी इन दोनों का योग 180 डिग्री है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है, ठीक है। ये हमें प्रमेय में दिया गया है, ठीक है। तो दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कोण ए धन कोण बीईसी बराबर कोण ए धन कोण बीडीसी, ठीक है। ये लिख देंगे। कोण ए से कोण ए कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें कोण बीईसी बराबर कोण बीडीसी। कोण बीईसी और कोण बीडीसी आपस में बराबर होंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब त्रिभुज बीडीई में ये जो त्रिभुज बीडीई है इसमें देखिए बहिष्कोण बीईसी बहिष्कोण है, ये वाला जो है कोण है जो बहिष्कोण है, तो ये किसके बराबर होगा दोनों विपरीत कोणों बीडीसी और ईबीडी के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण बीईसी जो है वो किसके बराबर होगा बीडीसी और ईबीडी इन दोनों के बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिया हमने, ठीक है। तो समीकरण 2 बराबर समीकरण 1, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये आपस में किसके बराबर है कोण बीईसी के। तो दोनों की दाईं तरफ को आपस में बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोण बीडीसी धन कोण ईबीडी बराबर कोण बीडीसी, ठीक है। बीडीसी से बीडीसी कट जाएगा तो कोण ईबीडी बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये कोण ईबीडी कितना मिला हमें 0 डिग्री। अगर कोण ईबीडी 0 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ ये कब संभव है जब ई और डी क्या हो संपाती हो। ई और डी संपाती हो मतलब ई और डी एक ही बिंदु पर स्थित हो। इसका मतलब जो डी है वो ई पर ही स्थित होगा, ठीक है। यहीं पर स्थित होगा जहां पर ई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा जो ए बी सी डी है वो क्या होगा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी और डी चारों एक वृत्त पर स्थित होंगे, और ए बी सी डी क्या है प्रमेय में दिया गया एक चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होगा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।